चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। लेखक का नाम है त्रिलोचन, जिनका जन्म 1917 और मृत्यु 2007। प्रगतिशील काव्य धारा के कवि त्रिलोचन का जन्म चिरानी पट्टी कटरा कटघरा पट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। वासुदेव सिंह जो त्रिलोचन के नाम से पेन नेम होता है, उस तरह से उनका पेन नेम था त्रिलोचन। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की थी और लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी और उनके कोश लिखे, मतलब उर्दू और हिंदी की डिक्शनरीज उन्होंने संपादन किए। बुलबुल गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान आदि, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये सारे सम्मान उनको मिले हैं, उनसे ये सम्मानित है। यहाँ संकलित कविता, ये जो कविता है त्रिलोचन जी की, उन्होंने चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की एक अनपढ़ लड़की कि जिसका सामान्य जन का नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना और जीवन पद्धति के प्रमाणित चित्र को प्रस्तुत किया गया है। चंपा छोटी सी और नटखट सी लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए ऐसा कहता है। उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई हुई है, लेकिन वह समझाना चाहता है चंपा को। चंपा के माध्यम से कवि ने गांव की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति अपनी पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन मतलब पैसा कमाना, अर्थ उपार्जन के लिए परदेश चले जाते, कमाने के लिए परदेश चले जाते हैं। अब अनपढ़ खुद है, इसके कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्री लिखकर उनके पास भेज भी नहीं सकती कि वहां से आई चिट्ठी पत्री पढ़ भी नहीं सकती। इस कविता में स्त्री शिक्षा पर भी भार दिया गया है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं, पर आज की समग्र ग्रामीण नारी की चेतना का प्रतीक है। आइए चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता को पढ़ते पढ़ते समझते हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। अब लेखक अपने आप उस चंपा नाम की लड़की के साथ बतिया रहे हैं और सोच रहे हैं उसके बारे में और हमें बता रहे हैं। मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं मतलब लेखक जब पढ़ने बैठते हैं तो वह आ जाती है, वह चंपा वहां पे खड़ी हो जाती है, आके खड़ी खड़ी चुपचाप सुनती है। वहां जब पढ़ने बैठे हैं लेखक, वो जो पढ़ रहे हैं उसे वह सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, अचरज मतलब आश्चर्य। उस लड़की को इस पढ़ाई को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। इन काले चिन्हों में कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, जिनके लिए अक्षर कुछ नई चीज है। काली स्याही से छपे हुए अक्षर जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, निरक्षर है, उनके लिए ये एक चिन्ह मात्र है। ये चिन्हों में से इस प्रकार का स्वर कैसे निकलता होगा, इस प्रकार की आवाज कैसे निकलती होगी, यह सोचकर चंपा नाम की अनपढ़ लड़की, जो कि गांव की लड़की है, वह अचरज में आ जाती है। उसे आश्चर्य हो जाता है कि इन चिन्हों में से ऐसे स्वर कैसे निकला करते होंगे। अब चंपा के बारे में ये दूसरे पैराग्राफ में समझाया गया है, वह कैसी लड़की थी। तो चंपा सुंदर की लड़की थी। सुंदर नाम के ग्वाले की लड़की थी। ग्वाला है, ग्वाला मतलब दूध दही बेचने वाला। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है, उसके पास गाय भैंस है। और चंपा जो छोटी सी लड़की है, वो चौपायों को लेकर, मतलब इस चौपाई मतलब इस पशुओं को, चौपाया मतलब चार पैर वाले पशुओं को लेकर चरवाही करने जाती है, चरवाने उसको लेके जाती है। सुंदर नाम के ग्वाले के पास जो गाय भैंस है, उसे
उसकी लड़की, सुंदर की लड़की जिसका नाम है चंपा, इन पशुओं को लेकर चरवाही करने जाती है। अब चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। छोटी सी शैतानी करने वाली लड़की को नटखट कहा गया है। लेखक ने उसे चंचल भी कहा है। कभी कभी उद्यम करती है, मस्ती, उद्यम मतलब मस्ती, मजाक, धमाल। कभी कभी वह कलम छिपा देती है। कैसी धमाल करती, कैसा उद्यम मचाती है, तो कलम छिपा देती है। कलम मतलब जिससे लेखक लिखा करते हैं। पेन को पहले के जमाने में कलम कहा जाता था, जिसमें स्याही भरी जाती थी। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, जब कलम छिपा दी है उसे ढूंढकर जब लेखक कवि लाते हैं, तब पाता हूँ कि कागज गायब। अब कागज गायब, जिसमें लिखना है वो कागज गायब कर दिए उसने। परेशान फिर हो जाता हूँ। लेखक इस बात से परेशान हो जाते हैं। कभी चंपा कलम छिपा देती है, जैसे तैसे जब उसे ढूंढ के लाते हैं तो कवि का कागज गायब हो जाता है। इन चीजों से कवि परेशान है। आगे पढ़ेंगे। चंपा कहती है, अब देखो छिपाने के बाद अब क्या कहती है। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो, गोदा करते हो। लिखने को वह गोदा करते हो शब्द का उपयोग करती है, क्योंकि वह अनपढ़ है। उसे लिखने पढ़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कागज को कागज बोला गया है। कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं मतलब लेखक हंस देता हूँ। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। अब एक इंसिडेंट की बात कही। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, मतलब सरलता रहेगी जीवन में। अगर तुमने पढ़ना सीख लिया तो तुम्हें सरलता रहेगी। अब क्यों पढ़ लो? क्योंकि गांधी बाबा की इच्छा है। गांधी जी, जिनका प्रभाव उन दिनों पूरे देश के हर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष पे था, उनको गांधी बाबा कहा करते थे। अब उनकी इच्छा सर आंखों पर लेकर रखी हुई थी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, सभी जन पढ़ना और लिखना सीख जाएं, ऐसा उनकी इच्छा है। ऐसा लेखक ने चंपा से कहा। तो अब चंपा ने क्या कहा, सुनो। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मतलब चंपा के दिमाग में गांधी बाबा की ऐसी छवि अंकित है कि पढ़ना लिखना तो वो कह ही नहीं सकते। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। इस तरह से चंपा ने सीधे सीधे कवि को न पढ़ने की बात कही। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब पढ़ लेना क्यों अच्छा है समझाने की कोशिश की लेखक ने। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। गौना मतलब जब गौना होता है तो शादी के बाद लड़की को ससुराल जाना पड़ता है ना, तो उसे गौना कहते हैं। तो ब्याह हो जाता है। पहले के जमाने में ऐसा था, पहले ब्याह कर लिया करते थे और फिर कुछ साल बाद गौना किया करते थे, मतलब ब्याह के बाद उसको बुलाया करते थे ससुराल में, क्योंकि बचपन में ब्याह हो जाया करता था और पुख्त समय पर उन्हें अपने ससुराल जाना होता था। तो कहा कि चंपा जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। ये बालम तुम्हारा पति साथ में कुछ दिन रहेगा और फिर चला जाएगा। जब कलकत्ता चला जाएगा, कलकत्ता शहर का नाम है। उस जमाने में कलकत्ता जाकर कमाई करने के लिए गांव से, उसके आसपास के गांव से लोग जाकर कमाई करने कलकत्ता जाया करते थे। तो लेखक ने चंपा से कहा कि तुम पढ़ लो, तुम्हारा जब ब्याह हो जाएगा और तुम्हें ससुराल जाना होगा, कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और जब वह कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी? उसे संदेशा कैसे प्रदान करोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली। अब देखो, पढ़ लेना अच्छा है समझाने पर चंपा ने क्या कहा, तुम कितने झूठे हो। देखा
हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, मुझे तो शादी ही नहीं करनी है। और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, अपने पास ही रखूंगी, कहीं जाने ही नहीं दूंगी। अपने साथ ही अपने बालम को, अपने पति को रखूंगी। कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, मैं कभी कलकत्ता उसे कमाने जाने ही नहीं दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, बजर मतलब वज्र, वज्र नाम का एक शस्त्र होता है। बजर गिरे गांव की भाषा में लड़की बोलती है कि जहां कमाने जाने की बात सोचे उस जगह का ही नाश हो जाए। ऐसी भावना से छोटी सी अबोध बालक उम्र में यह लड़की, ये छोटी सी बालिका अपनी नाराजगी कलकत्ता पर बजर गिरे बोलकर प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हमने काव्य में देखा कि अनपढ़ लड़की को अबोध निर्दोष भाव से अपने ही जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि ब्याह के बाद मैं अपने पति को कहीं न जाने दूं, मुझे पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देखें। अक्षर कहा तो अक्षर मतलब अक्षर। अक्षर ये गांव की भाषा है और अक्षर मानक शब्द है। अचरज, आश्चर्य, विस्मय। चौपायो, चार पैरों वाला पशु, गाय भैंस बैल। उद्यम करना, बखेड़ा करना। गोदना मतलब लिखना। गौना करना, विवाह के पश्चात लड़की की दूसरी विदाई। और बजर मतलब वज्र। इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।